हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, XAFO यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम एक नाबार्ड के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या फिर इंपॉर्टेंट पोर्शन को देखने वाले हैं। एग्रीकल्चर स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। नाबार्ड के एग्जाम को अगर आप देखेंगे, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, मेरिट पार्ट के लिए ARD, ESI एंड GA, ये तीनों के मार्क्स मिलके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा जो फेज 2 है उसके लिए या फिर मेंस एग्जामिनेशन के लिए। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जनरल अवेयरनेस। अब आप यहीं पे देखेंगे जो एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं, जो स्कीम्स हैं वो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट उन स्कीम्स को अनाउंस करती है। ये स्कीम्स GA का भी पार्ट होती है, ESI का भी पार्ट है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड द रूरल इंडियाज। तो वो जो स्कीम्स है वो रूरल इंडिया के लिए है, तो ESI के करंट का भी पार्ट है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स है, तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक चीज मैं और बताता हूँ, कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन जब आपने दिया होगा या फिर आपने मेमोरी बेस्ड पेपर भी दिया होगा तो भी आपने देखा होगा, आपको लगा होगा यार ये क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर का है, ESI में ये क्यों दिया हुआ है, या ये क्वेश्चन तो ESI का लग रहा है, ARD में क्यों दिया हुआ है, करंट स्कीम्स या फिर इनसे रिलेटेड। तो ऐसा हमेशा ही होता है क्योंकि दोनों में, या अगर आप तीनों पार्ट देखेंगे तो ये कॉमन है। तो जब भी स्टूडेंट ये डिस्कस करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये समझने की भी जरूरत है कि जो डायनामिक वाला पार्ट है ना, जो हम डायनामिक बोलते हैं, तो डायनामिक ARD, डायनामिक ESI या फिर GA, ये कोई तीनों अलग अलग चीजें नहीं है, मोर और लेस बहुत सारी चीजें कॉमन होती है। GA इतना बड़ा है तो उसमें अगर एग्रीकल्चर का पार्ट ये है तो फिर वो इधर GA में भी है और वो ARD में भी है, सिमिलरली ESI में भी। नाबार्ड के एग्जाम को हम फोकस करते हैं तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये तीन मिनिस्ट्री ARD में कवर होती हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में देखेंगे तो सबसे बड़ी चीज है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अगेन उसमें अप्लाई होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंट स्कीम्स देखेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मनरेगा स्कीम। तो ये ESI का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मनरेगा का एक क्वेश्चन वो पिछली बार ARD में भी पूछा गया, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगेन जो ये मिनिस्ट्रीज है, देन GA में तो सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, एंड जनरली एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा GA का लेवल भी एग्जाम के अकॉर्डिंग ही होता है। एग्जाम के अकॉर्डिंग होने का मतलब जो उसके सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग होता है, तो इसमें आपको ARD ESI के साथ साथ बाकी चीजें भी देखने को मिलेंगी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि जब हम डायनामिक बोलते हैं तो डायनामिक में सारी चीजें आती हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक या ओरिएंट होकर ना चलें, तीनों को एक साथ लेके चलते रहें। आज हम डिस्कस करेंगे कि ARD की स्कीम्स को कैसे आप पढ़ें, कहां से पढ़ें, क्या सोर्स होना चाहिए और क्या ट्रिक होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताई है 6 पॉइंट ट्रिक, अगर आप उससे पढ़ते हैं तो आपका डेफिनेटली क्वेश्चन सही होता है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि हम तो सारी ही स्कीम ऐसे कवर करते हैं। लास्ट ईयर जो मेंस का एग्जामिनेशन था 2021 का नवंबर में जो हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था सॉइल हेल्थ कार्ड की टैगलाइन क्या है ना, तो वो हमेशा पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो स्वस्थ धरा खेत हरा, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हम बोलते हैं 6 पॉइंट ट्रिक में आपको स्कीम याद करनी है। तो अगर वो पॉइंट्स आप याद करते हैं आपके डेफिनेटली सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और स्कीम्स भी देखेंगे। तो आई होप कि आपने अभी तक 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर तो आप कर ही लिया होगा। अप्रैल एंड में हमने बात की थी 90 डेज स्टडी प्लान की। हम लोगों ने वो 90 डेज का स्टडी प्लान आप लोग के साथ शेयर भी किया था। हमने लाइव सेशंस भी इसमें YouTube में रेगुलरली किए हैं शाम को 5 बजे। आई होप कि आप वो लोग देखते होंगे और इसके साथ साथ आपने ये भी किया होगा। तो जो भी वो स्ट्रेटजी थी उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या प्रोग्रेस है, आप चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने एग्रीकल्चर डेटा डिस्कस किया था। मैंने आपको उसमें बताया था कि कैसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमने एग्रीकल्चर इन्फोग्राफिक्स के थ्रू ये आपको प्रेजेंट किया। स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, टेलीग्राम में भी ये डिस्कशन हुआ था कि ये डेटा पुराना है, 2020 और 21 का है। ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं आपको फिर से बताता हूँ कि ये लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट थे 2020 एंड 21 की। ये जो रिपोर्ट है ये मई एंड 2022 में रिलीज हुई है बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स। तो ये सबसे रीसेंट है अकॉर्डिंग टू द लार्जेस्ट स्टेट्स। अब अगर हम कहें कि ये डेटा हमको पुराना क्यों लग रहा है, जनरली जो डेटा होता है गवर्नमेंट टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का डेटा अनाउंस करती है। जैसे अभी आप देखेंगे थर्ड एडवांस एस्टिमेट आ चुका है 2021 एंड 22 का।
तो ये जस्ट एक साल पीछे चलता है जिसमें सारी एनालिसिस होती है। सारी एनालिसिस के मतलब किस स्टेट में कितना प्रोडक्शन रहा, किस क्रॉप के अंदर कितना एरिया था, प्रोडक्टिविटी क्या थी, इरिगेशन में कितना एरिया था, ये जितना बाइफर्केशन होता है ये एक साल पीछे चलता है। ये डेटा एज ऑफ नाउ लेटेस्ट है। नाबार्ड के एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे स्टेट की रैंकिंग के हिसाब से वो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेंगे क्योंकि ये डेटा लेटेस्ट है। और मोर ओवर एक चीज थोड़ा सा समझने की बात है, जनरली हर एक साल में बहुत ज्यादा स्टेट्स की रैंकिंग चेंज नहीं होती है, किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में हो सकती है, अदरवाइज मोर और लेस आप देखेंगे तो यही रहेगा। आप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट में भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रोडक्शन इस 2020 एंड 21 में 35.50 मिलियन टन था, शेयर 32% था, ठीक है। एमपी का 17 मिलियन टन था, 16.08। आपको लगता है कि ये डिफरेंस बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा, तो ये डिफरेंस चेंज होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लीडिंग स्टेट आपको याद रहना चाहिए। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। कंसेप्ट मैंने बताया था कि प्रोडक्टिविटी पंजाब की ज्यादा है बट एरिया यूपी में ज्यादा है, एरिया एमपी में भी ज्यादा है, तो आप कह सकते हैं फिर एमपी में क्यों नहीं है। तो एमपी में इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट या फिर जो इरिगेशन है हमारे लिए वो बहुत चैलेंजिंग है। यूपी की सॉइल्स बहुत अच्छी हैं, मॉली सॉइल्स में क्लासिफाई होते हैं, एलुवियल सॉइल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पे गंगा रिवर है पूरी की पूरी, इंडो गैंगेटिक प्लेन भी इसे बोला जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देन ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट फॉर द राइस थे, तो अगेन वही कंसेप्ट है कि क्यों यूपी सेकंड नंबर पे है, यूपी फर्स्ट पे क्यों नहीं है जब एरिया ज्यादा है, सब कुछ अच्छा है। तो वेस्ट बंगाल का एरिया तो कम है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें जनरली पैडी और पैडी ही ग्रो किया जाता है, इवन 3 बार पैडी भी एक साल में ग्रो कर लिया जाता है, तो इस वजह से पैडी का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में ज्यादा है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। ओके, तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर रहेंगी और आप याद रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि वीट प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश फर्स्ट था, पैडी में सेकंड है, वेस्ट बंगाल का एक चीज में था, तो डेफिनेटली ओवरऑल फूड ग्रेन्स है उसमें यूपी फर्स्ट रहता है। ओके, तो ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये जस्ट मैंने आपको रिवाइज किया और मैंने आपको ये बताया कि डेटा एज ऑफ नाउ लेटेस्ट है, वो आप डाउट अपने माइंड में ना रखें। देन स्कीम्स एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में, तो जैसे मैंने आपको बताया था भी एआरडी में एग्रीकल्चर स्कीम्स आपको पढ़नी है, रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स पढ़नी है, एग्रीकल्चर एलाइड स्कीम्स पढ़नी है। एग्रीकल्चर एलाइड स्कीम्स की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सी स्कीम्स हैं जो कि एनिमल हस्बेंड्री की है और फिशरीज से की है। आज के टाइम पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोर और लेस आप कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें क्वेश्चंस के इसमें डिफिकल्ट लगते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री या फिशरीज में पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड का सिलेबस आप देखते हैं ना, फेज 1 का या प्रीलिम्स का या फिर हम कहें कि वो फेज 2 के लिए बेसिकली दिया हुआ है, तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज भी बराबर दिया हुआ है, तो आपको वो भी पूरा पढ़ना है। उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं, जैसे अभी हम देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2020 में ही लॉन्च की गई, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, टारगेटेड स्कीम है, तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया था। तो ये एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की स्कीम्स भी आपको पढ़ते हुए चलनी है। सिमिलरली अभी आगे देखेंगे हम स्कीम्स, DIDF HIDF है। देन आपको पैटर्न को समझना है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाबार्ड में, क्योंकि आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर आप दीजिए। तो सबसे पहले तो स्कीम का नेम समझने की जरूरत होती है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से पूछ लिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसके पहले जो पूछा गया था मैं आपको वो बताता हूँ कि गोबरधन ना, ये एक स्कीम थी गवर्नमेंट की, गोबरधन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, तो उसमें पूछा था कि R स्टैंड्स फॉर, तो ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी था, मुझे अभी वो ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आगे हमने डिस्कस भी किए क्वेश्चन। तो R स्टैंड फॉर, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। देन किस मिनिस्ट्री का की ये स्कीम है ये पूछा जाता है, ये मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट मैं एग्जाम्पल आपको दूं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है AIBP, दूसरा कंपोनेंट है वाटरशेड डेवलपमेंट, तीसरा कंपोनेंट है हर खेत को पानी, माइनर इरिगेशन जिसको बोला जाता है, फोर्थ ऑप्शन है पर ड्रॉप मोर क्रॉप जिसको माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। माइक्रो इरिगेशन माइनर इरिगेशन में बहुत डिफरेंस होता है। हर खेत को पानी मतलब माइनर इरिगेशन है कि हर एक जो फील्ड है, फार्मर फील्ड है, उसमें इरिगेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए। माइक्रो इरिगेशन का मतलब होता है कि हमको एडवांस तरीके से इरिगेशन यूज करना है सो दैट कि उसमें कंजर्वेशन ज्यादा हो सके, जिसमें स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन मेथड्स आती हैं। अब आप इसमें देखेंगे ना, ये स्कीम सारी अलग अलग मिनिस्ट्रीज की है, बेसिकली 3 मिनिस्ट्री हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, AIBP और हर खेत को पानी आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, वाटरशेड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर है। तो ये इस टाइप से डिफरेंट जो हम कहते हैं ना कन्वर्जेंस स्कीम है, ये आपको पता होना चाहिए कि
या अगर ये पूछ लिया जाएगा तो फिर आपको बताना चाहिए कि कन्वर्जेंस स्कीम में है। देन टैगलाइन, वो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड का लास्ट ईयर पूछा गया था। सिमिलरली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूछा जाता है, 1 सीजन 1 प्रीमियम। इसी टाइप से जितनी भी स्कीम्स की टैगलाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। देन टारगेट से अगेन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट ईयर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से ही पूछा गया था कि जो फेज 3 है इसमें 1,25,000 किलोमीटर रोड्स बननी है, स्पेसिफिकली लिंकिंग द रोड्स विद द ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, स्कूल, हॉस्पिटल्स, तो उसका क्या टारगेट ईयर है। सिमिलरली स्कीम्स का पूछा जा सकता है, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है 5 ईयर के लिए है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, पहले वो 10 साल के लिए थी, अब उसको इंक्रीज करके लास्ट ईयर 13 ईयर के लिए कर दिया है। तो कौन सा ईयर इसका टारगेट ईयर है ये भी आपको पता होना चाहिए। देन उसमें कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स की बात करें, जैसे पीएम किसान स्कीम है उसमें आपको 2000 रुपीज हर एक फार्मर को जिसके पास लैंड होल्डिंग है उसको दिए जाएंगे इन एन इंटरवल ऑफ 4 मंथ, या फिर हम कह सकते हैं कि क्वार्टरली 3 इंस्टॉलमेंट में 2000 रुपीज जाएंगे, ईयर के 6000। तो ये चीज आपको देखनी है, ये 6 पॉइंट्स में आपको याद रखनी है। देन इंपॉर्टेंट स्कीम्स कौन सी हैं ये भी समझना, क्योंकि स्कीम्स आप देखने बैठेंगे ना तो इतनी सारी स्कीम्स हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आपको देखनी है। और इंपॉर्टेंट कौन सी स्कीम्स होती है मैंने पहले ही बताया है। एक तो जो एग्जाम के टाइम पे पीआईबी में चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस उस पे है, और स्पेसिफिकली गवर्नमेंट का फोकस जिस पे है वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट है। मनरेगा स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। एनआरएलएम, DNRLM, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इससे क्वेश्चन हमेशा आपको दिखेगा ईएसआई में भी, एआरडी में भी। PMGSY, एनसेप है ना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें पेंशन्स मिलती हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, विडोज के लिए, ओल्ड एज के लिए, और जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं। SAGY, DDU-GKY, मिशन अंत्योदय, रू अर्बन स्कीम है ना, SPMRM, श्याम प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन। तो ये स्कीम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़नी है। और मैं आपको बता दूं साथ ही साथ ये स्कीम्स मेंशन भी की जाती हैं सिलेबस में। सिलेबस में थोड़ा सा पुरानी स्कीम्स भी मेंशन है, बट जो लेटेस्ट है जैसे ये रू अर्बन स्कीम है, पहले ये पूरा थी बेसिकली प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन द रूरल एरियाज, तो उसको रू अर्बन किया गया। तो ये है। और इसके अलावा देखेंगे अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च की है अमृत सरोवर, है ना, तो हमने वो कुरुक्षेत्र मैगजीन के इशू में डिस्कस भी किया था अमृत सरोवर को। तो ये स्कीम्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पढ़नी होती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की थी, ये एआरडी के लिए है, एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली वो आरडी के लिए थी। पीएम किसान है, ई-नैम है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एंड एक्ट, RKVY, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, और जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, परंपरागत कृषि विकास योजना, मत्स्य संपदा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो गवर्नमेंट बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, तो ये स्पेसिफिकली फंड्स बनाए गए हैं। आप भी देखेंगे ये स्कीम्स एलाइड के लिए हैं, बाकी एग्रीकल्चर के लिए हैं। तो इस टाइप से आपको स्कीम्स कवर करनी है। 6 पॉइंट ट्रिक्स में बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कसिंग नहीं करेंगे, केवल 6 पॉइंट्स में देखेंगे। बाकी ये 6 पॉइंट्स अगर आप याद करते ना, उसके बाद आप पीआईबी पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे, तो आपको बेसिकली ये सारी चीजें कवर रहेंगी और वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है। 24 फरवरी को 2019 में गोरखपुर से मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 1 फेब को जब बजट अनाउंस हुआ था तो उसमें इस स्कीम को अनाउंस किया गया। ये इफेक्ट में आई 1 दिसंबर से, तो जो पहली इंस्टॉलमेंट दी गई वो 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2019 के लिए दी गई, ये 2018 से दी गई थी। तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली लॉन्च की गई। एज ऑफ नाउ देखोगे अभी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट दी गई थी वो 11th इंस्टॉलमेंट थी, जो कि मई 31 को दी गई थी, 11th इंस्टॉलमेंट। देन टैगलाइन इसकी एज इट इज कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे तो इनकम सपोर्ट देना है हर एक फार्मर को। टारगेट, इसमें कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि 4 साल 5 साल, हर साल ये दी जाएगी। बजटरी एलोकेशन की इस बार की बात करेंगे 68,000 करोड़ रुपीस है 2022 एंड 23 के लिए। लास्ट ईयर आप देखेंगे तो 65,000 करोड़ था। उससे पहले के जो 2 साल थे उसमें 75,000 करोड़ रुपीस था। गवर्नमेंट ने बजट थोड़ा सा रिड्यूस किया, बहुत सारी बोगस एंट्रीज थी वो रिमूव की गई। कंपोनेंट्स तो ये जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं 2000 रुपीस ईच की। सिमिलरली ये एलाइड साइंस की स्कीम है, फिशरीज डिपार्टमेंट की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। पहले ये मिनिस्ट्री 2019 से पहले एग्रीकल्चर के अंदर ही ये डिपार्टमेंट हुआ करता था, फिर इस डिपार्टमेंट को अलग करके 2020 में एक अलग मिनिस्ट्री बना दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के अंदर है। 10 सितंबर को बिहार में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा।
टैगलाइन इसमें भी कोई स्पेसिफिक है नहीं, इसमें ये 3 ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान भी आपको रखना है कि फिशरी सेक्टर का कैसे डेवलपमेंट होगा। जब हम किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो हमको पहले उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि उसमें इश्यूज क्या है। जब हमको इश्यूज पता चलेंगे तब हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। अब आप कहेंगे फिश का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी तो अभी भी थी, उसमें क्या दिक्कत है? तो अभी तक जो था फिश प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी वो ट्रेडिशनल तरीके से हो रहा है, बहुत एडवांस हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। आप सिंपल सोचिए कि इंडिया के जो फिशर्स हैं या फिशरमैन हैं, वो छोटी सी अपनी बोट लेके जाते हैं और उसमें मछली पकड़ के आते हैं, शाम को लेकर मार्केट में डंप कर देते हैं, रोड साइड वो बिक जाती हैं। इतनी सी ही ये साइकिल है। तो इस साइकिल को बढ़ाने के लिए मतलब कि पहले तो प्रोडक्शन ज्यादा हो, बड़ी बोट्स हो, टेक्नोलॉजिकली गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करेगी, इसी के लिए फंड बनाया गया है, स्कीम बनाई गई है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मतलब उतने ही टाइम में वो ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा फिश कैच कर पाएंगे। देन उसको लाके रोड साइड उसको बेचने की जरूरत नहीं है। क्यों? पोस्ट सर्विस मैनेजमेंट करना है, पोस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री सेटअप होनी चाहिए, जिससे कि उसकी वैल्यू एडिशन भी हो सके और साथ ही साथ जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो भी इंक्रीज हो सके। बहुत पेरिशेबल कमोडिटी है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट अगर होता है, इंडस्ट्रीज उसमें लगती हैं, तो अगर इंडस्ट्रीज लगती है डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत ज्यादा होगा। देन रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। रोबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किस चीज के लिए? कि मार्केटिंग प्रॉपर्ली हो सके, नॉट ओनली इन इंडिया बट हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सके। एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास अच्छा रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि ये टारगेट स्कीम है, तो 5 ईयर का इसका टारगेट है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया था, 2024 एंड 25 के लिए। कुछ इसकी एंटिसिपेटेड आउटकम्स हैं या फिर प्रोजेक्शंस हैं, वो किसी और दिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हम करेंगे। इस बार के लिए बजटरी एलोकेशन अगर आप देखेंगे तो 5 साल के लिए तो 20,050 करोड़ रुपीस है, इस बार के लिए 1879 करोड़ रुपीस अलॉट किया गया है। कंपोनेंट इसमें दोनों है, नॉन बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एंड बेनिफिशियरी ओरिएंटेड। इंपॉर्टेंट एक चीज और है इसमें कि ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है एज वेल एज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम भी है। जैसे पीएम किसान जो इससे पहले वाली स्कीम थी वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। उसका क्या मतलब है कि 100% फंडिंग बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे इसमें दोनों कंपोनेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कंपोनेंट है, मतलब कुछ ऐसा कंपोनेंट है जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और कुछ ऐसे कंपोनेंट है जिसमें शेयरिंग होगी सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में। सो ये भी कंपोनेंट है, बहुत डिटेल में जब हम डिस्कस करेंगे तो इसको जरूर पढ़ेंगे। बट आपको क्या करना है, आप किसी भी स्कीम्स को पढ़िए, इतनी सारी स्कीम्स हमने आपको बताई, तो आप पहले ये बेसिक चीजें अपनी नोटबुक में या कहीं पे भी आप लिखिए, फिर आप देखिए कि आपको ये सारी चीजें पता है, तो उसके बाद आप भी एडिशनल जो भी चीजें पढ़ेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। देन ये कुछ क्वेश्चन थे इस बार के, तो इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, तो हम जस्ट ये देखेंगे स्कीम से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो केसीसी स्कीम्स पे के ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन था। देन स्कीम पूछी गई थी कि कौन सी स्कीम है ये जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए काम कर रही है। देन कौन सा इनिशिएटिव है। देन ई-नैम के अंदर कौन सी कमोडिटीज है जो सबसे ज्यादा ट्रेड की जाती है। देन पर्पज ऑफ पीएम कुसुम स्कीम, तो पर्पज क्या है पीएम कुसुम स्कीम का। एनआरएलएम मैंने जो आपको बताया कि एनआरएलएम बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएसआई में भी एआरडी में भी कौन सबसे ज्यादा एसएचजी किस स्टेट में है। केसीसी का इंटरेस्ट सबवेंशन, वैसे ही एसएचजी का इंटरेस्ट सबवेंशन के रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको उसमें पूछे जाते हैं, तो आपको ये इस टाइप से स्कीम्स कवर करनी है। और जो सोर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि पीआईबी के थ्रू आपको पढ़ना है। और आजकल सबसे अच्छा ये है कि हर एक वेबसाइट, हर एक स्कीम के लिए हर एक वेबसाइट है, तो आप जस्ट उसकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपको ये बेसिक सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप नाबार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ करना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, आप डेमो देख सकते हैं। और उस डेमो देखने से पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। हमारे कोर्स में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस, रेगुलर हम लाइव क्लासेस करते हैं हर वीक में 3 से 4 क्लासेस तो एग्रीकल्चर की होती हैं सिमिलरली हर एक सब्जेक्ट के लिए। और नाबार्ड में क्योंकि 8 सब्जेक्ट है, तो हर वीक में 10 से 15 लाइव क्लासेस रहती हैं। प्रैक्टिस टेस्ट 24/7 मेंटरिंग, हमारा जो स्टडी मटेरियल है क्रेस पे आप डेमो में देख सकते हैं। सिमिलरली क्रेस वीडियोस हैं, इंटरव्यू गाइडेंस भी इसमें रहता है। और जैसा मैंने आपको बताया कि मॉक टेस्ट रेगुलरली दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, इसके लिंक आपको मिल जाएंगी। 90 डेज स्टडी प्लान हमने पहले भी दिया था, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसको फॉलो कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो आप हमें लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।